Hello dear students, welcome to lecture 12 of photochemistry. लेक्चर 11 में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन बेस्ड था कि व्हाट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स। मीन्स जब भी आप किसी मॉलिकुलर सिस्टम को, जब भी आप किसी मटेरियल को फोटोन या लाइट रेडिएशन उस पर पास कराओगे, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन द इलेक्ट्रॉन of that particular molecule or atom from a lower energy state will move to next higher energy state। और इस तरह के इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन की जो प्रोसेस है कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पर जाता है तो उस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन को मेंटेन करते हुए हायर एनर्जी स्टेट पर जा सकता है और इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन को चेंज करके हायर एनर्जी स्टेट पर जा सकता है। इस तरह से जो दो अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हमको मिला, उसके अकॉर्डिंग हमने दोनों स्टेट्स को दो अलग अलग नोमेनक्लेचर से उसको नेम देना हमने स्टार्ट किया। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जब मूव करेगा और अपनी इलेक्ट्रॉन की स्पिन को मेंटेन करते हुए चलेगा तो ऐसी स्पिन स्टेट को हमने सिंगलेट स्पिन स्टेट कहा, सिंगलेट मल्टीप्लिसिटी इसको कहा। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन ने एक्साइटेशन के दौरान अपनी स्पिन को चेंज किया तो उस चेंज करने में हमने उसको ट्रिपलेट स्टेट कहा। उसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू को कैलकुलेट किया। वो जो फॉर्मूला था स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 2s + 1 वेयर दैट s was sum of द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि उस एक्साइटेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है ग्राउंड स्टेट से, जब आप उसको एनर्जी देते हो और हायर एनर्जी स्टेट पर जाता है तो उस हायर एनर्जी स्टेट पर किस तरह से उस इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर रहेगा, कैसे एनर्जी का डिसिपेशन होगा, एनर्जी किस फॉर्म में वो रिलीज कर सकता है और कौन कौन से वहाँ पर चेंजेज होते हैं, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। इस पूरे डिस्कशन में इस पूरी जो प्रोसेस है कि हाउ इलेक्ट्रॉन आफ्टर एक्साइटेशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, हाउ इट बिहेव्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, इन टर्म्स ऑफ change in its spin state, this all kind of discussion was comprises in a single schematic diagram. That diagram is known as Jablonski diagram. हम आज इसी जेबनॉस्की डायग्राम को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जेबनॉस्की डायग्राम को डिस्कस करने से पहले कुछ फंडामेंटल, कुछ बेसिक्स हम उसके यहाँ पर देखेंगे, जिसमें कि आप इसको सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको भी आप इसको कह सकते हैं। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, सपोज से दिस इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंटली रिसाइडिंग इन इट्स ग्राउंड स्टेट, सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट, वी कॉल इट S0 बिकॉज spin of electron is paired. Therefore when spin of electron is paired then the spin multiplicity of this state will be singlet. That's why हमने इसको singlet S लिखा। 0 it stands for ground state। अब जैसे ही इस ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हम एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, दिस इज फोटोन, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है नेक्स्ट हायर एनर्जी स्टेट पर मूव करेगा और नेक्स्ट हायर एनर्जी स्टेट हमने देखा था कि जब एक्साइटेशन होता है तो एक्साइटेशन में जो स्पिन स्टेट होती है वो सिंगलेट भी हो सकती है और ट्रिपलेट भी हो सकती है। लेकिन जो प्रीवियस क्लास में हमने कहा था कि एक्साइटेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम सिंगलेट ग्राउंड स्टेट टू सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। अब अगर सिंगलेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में होना है, दिस इज S1, S2, S3 एंड सो ऑन, S4, S5 एंड सो ऑन। जब इस तरह से अलग अलग सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन होगा तो डिपेंडिंग ऑन द amount of energy absorbed by the system
or depending upon the amount of energy supplied to this system, this electron will excite either to S1, S2, S3, S4 and so on. तो जिस भी एनर्जी स्टेट, ये सब एनर्जी स्टेट्स हैं, S1 का भी अपना एक एनर्जी स्टेट है, यहाँ से यहाँ की और एनर्जी बढ़ रही है, दिस इज एनर्जी क्वाड्रेंट। इसका भी कोई एनर्जी होगा, S2 का भी एनर्जी होगा, S3 का भी एनर्जी होगा। तो जो भी एनर्जी स्टेट के करस्पॉन्ड आप इसे एनर्जी प्रोवाइड कराओगे, ये इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी स्टेट पर मूव करेगा। ओके, नॉर्मली जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं और जिस भी एक्साइटेड स्टेट के करस्पॉन्ड एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उसी एनर्जी स्टेट पर जाके मूव करेगा। मीन्स अगर मैंने इसको S3 के करस्पॉन्ड एनर्जी प्रोवाइड कराई तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से S3 पर चला जाएगा। लेकिन जो लिक्विड और सॉलिड के केसेस होते हैं, इन लिक्विड और सॉलिड के केसेस में जब आप सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कराते हो तो इलेक्ट्रॉन जिस भी एनर्जी के करस्पॉन्ड एक्साइट होगा, सपोज S2 S3 पर जब चला जाता है हायर एनर्जी स्टेट पर, तो यहाँ से वो इमीडिएट एनर्जी को रिलीज करेगा और एनर्जी को रिलीज करके वो S1 स्टेट पर आ जाता है। ये सॉलिड और लिक्विड के केस में। क्लियर हो गया? अभी जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट हैं, इन एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम का मीनिंग होता है कि सिंस ये सारी की सारी स्टेट्स जो हैं वो हाई एनर्जी की स्टेट हैं, जब हाई एनर्जी की स्टेट होती है तो इट मीन्स जो भी सिस्टम, जो भी इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी स्टेट्स पर स्टे करेगा, उस मोमेंट में उस इलेक्ट्रॉन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, बहुत कम टाइम के लिए वो स्टेबल रहेगा। ये उसका लाइफ टाइम कहलाता है। लाइफ टाइम का मीनिंग ये हो गया कि व्हेन वी एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट, हाउ मच टाइम दैट इलेक्ट्रॉन स्टेज ऑन दैट पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट, कितना टाइम तक वो इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट पर स्टे करेगा, रहेगा, दैट इज नोन एज लाइफ टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। क्लियर? अब सब इसका सिंगलेट की जो स्टेट्स होती हैं, हाई एनर्जी स्टेट्स होती हैं, ये इनका जो लाइफ टाइम होता है 10⁻⁻11 सेकेंड टू 10⁻⁻13 सेकेंड्स का होता है। क्लियर? यानी कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन को इस पर एक्साइट कराओगे और वो अगर नेक्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट पर अगर मूव करता है तो उस सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन के स्टे करने का जो टाइम होगा वो किस ऑर्डर का होगा? 10⁻⁻11 टू 10⁻⁻13। मीन्स जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराया और अगर इलेक्ट्रॉन सपोज S2 पर गया या S3 पर गया, जिस भी स्टेट पर गया, उन स्टेट पर जैसे आप हायर एनर्जी स्टेट की ओर, हायर सिंगलेट स्टेट की ओर मूव करेंगे तो ऐसे केस में जो लाइफ टाइम होगा वो 10⁻⁻13 ऑर्डर का होगा। ओके, वेयरएज यानी कि ये कम होगा लाइफ टाइम। जैसे जैसे आप नीचे की ओर आते रहेंगे उसका लाइफ टाइम 10⁻11 की तरफ शिफ्ट होता रहेगा और जो सिंगलेट स्टेट है, ये स्टेट है, इस स्टेट का जो टाइम होगा, लाइफ टाइम होगा, वो 10⁻⁻11 ऑर्डर का होगा। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी, इस स्टेट की एनर्जी S2 से कम है, S3 से कम है, और जितना हायर एनर्जी का स्टेट इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता रहेगा उसका लाइफ टाइम उतना ही कम होता जाएगा। क्लियर हो गया? अब जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंच गया, से फॉर एग्जांपल अगर आपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से S3 के करस्पॉन्ड एनर्जी प्रोवाइड कराई और इलेक्ट्रॉन S3 पर चला गया, सिंस एक्साइटेड स्टेट, सारी की सारी स्टेट एक्साइटेड है, S1, S2, S3, all these states are excited singlet state. So जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस पर मूव करेगा, एनर्जी ऑफ S3 is greater than energy of S2, energy of S2 is greater than energy of S1. Therefore यह हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अपनी एनर्जी को यहाँ से रिलीज करके फर्दर लोअर एनर्जी की एक्साइटेड स्टेट पर आएगा। अभी जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इस एनर्जी रिलीज होने की जो प्रोसेस है, इसको जो नाम दिया जाता है उसे कहते हैं एनर्जी कैस्केडिंग। क्या कहते हैं इसे?
इसे कहते हैं एनर्जी कैस्केडिंग, एनर्जी रिलीज होना, कैस्केड होना, डिसिपेट होना। ओके, अब जैसा कि हमने मोर्स डायग्राम में देखा था, दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हमने देखी थी। हर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जब भी हमने देखा था कि उस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में सेवरल वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, जिसे कि हमने सब सेक्शन कहा था। सिमिलरली ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं S1 और S2 आपको दिख रहा है, इन S1 और S2 के बीच में भी डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। यहां पर भी डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। अब दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पर आ जाए वापस। ठीक हो गया, S3 से S2 पर आ जाए, S2 से S1 पर आ जाए। दूसरा ये हो सकता है कि यही इलेक्ट्रॉन S2 से S1 पर ना आके किसी वाइब्रेशनल लेवल पर जाए, यानी कि सपोज ये वाइब्रेशनल लेवल्स है, यहां से इस वाइब्रेशनल लेवल पर आ गया। ठीक है, तो इस तरह का जो एनर्जी रिलीज होता है फ्रॉम हायर वाइब्रेशनल लेवल टू लोअर वाइब्रेशनल लेवल, इसे हम कहते हैं वाइब्रेशनल कैस्केडिंग। ठीक है, या इसे क्या कहेंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी कैस्केडिंग। क्योंकि जो एनर्जी का रिलीज हो रहा है या एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है वो हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पर हो रहा है, न कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। क्योंकि इन दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच में कई सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। जब हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, शिफ्टिंग होगा बाय रिलीज ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस प्रोसेस इज नोन एज वाइब्रेशनल एनर्जी कैस्केडिंग और इन शॉर्ट वाइब्रेशनल कैस्केडिंग। क्लियर हो गया? इस प्रकार जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को आपने सर्टेन एनर्जी प्रोवाइड कराया, तो एनर्जी प्रोवाइड कराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन उस करस्पॉन्डिंग एनर्जी के या उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो एक्साइटेड स्टेट होगी उस एक्साइटेड स्टेट को पॉपुलेट करेगा, यानी कि वहां पर मूव करेगा। देन हायर एनर्जी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट से वो अपनी एनर्जी को रिलीज करके लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट पर आएगा, यानी कि लोवेस्ट जो एक्साइटेड स्टेट होगी एनर्जी के टर्म में वो S1 होगी। और इस हायर एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट से S1 पर जो आने की प्रोसेस है वहां पर जो एनर्जी रिलीज करेंगे उसे हम एनर्जी कैस्केडिंग कहेंगे। अगर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में हो रहा है तो उसे हम कहेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी कैस्केडिंग। अब ये जो एनर्जी कैस्केडिंग है, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो 10⁻⁻11 से 10⁻⁻13 सेकेंड्स के बीच में होता है, बिकॉज लाइफ टाइम ऑफ सिंगलेट स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, lies between 10⁻11 सेकेंड टू 10⁻13 सेकेंड। तो जो भी ये प्रोसेस होंगी एनर्जी कैस्केडिंग की और शिफ्ट और रिटर्निंग फ्रॉम हायर एक्साइटेड स्टेट टू लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस ऑल विल अकर विद इन 10⁻11 टू 10⁻13 सेकेंड टाइम पीरियड। क्लियर? इस प्रकार हम ये देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद जिस भी हायर स्टेट पर जा रहा है वो वापस वहां से रिटर्न होके S1 स्टेट को पॉपुलेट कर रहा है, S1 स्टेट पर ज्यादा टाइम तक स्टे कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि द फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, दिस फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट विल बी द इंपॉर्टेंट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट फॉर वेरियस फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन और वेरियस ट्रांसफॉर्मेशंस। इस स्टेट का इंपॉर्टेंस इसीलिए ज्यादा है क्योंकि इस स्टेट पर जो इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन वो ज्यादा रहेगी इन कंपेयर टू S2, इन कंपेयर टू S3, इन कंपेयर टू Sn। ठीक हो गया? इसलिए जितना भी फोटोकेमिकल चेंजेस होगा, मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस फ्रॉम सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्लियर? अब अगर सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हाईली पॉपुलेटेड है और यहीं से अगर सारे चेंजेस होने हैं, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रहेगा जिसका कि लाइफ टाइम ज्यादा है कंपैरेटिवली दिस टू, यहीं से ये ग्राउंड स्टेट पर भी लौट सकता है, यहाँ से स्पिन इन्वर्जन कर सकता है, यहाँ से केमिकल चेंजेस को परफॉर्म कर सकता है। तो जितनी भी प्रोसेस होंगी वो सारी प्रोसेस, मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो है वो सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ही परफॉर्म होती हैं। अब वो कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं?
उन प्रोसेसेस को एक स्कीमेटिक डायग्राम में जेवनोस्की ने सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया था, इसलिए इसको हम जेवनोस्की डायग्राम भी कहते हैं। अब हम उस डायग्राम के जरिए समझेंगे कि वो कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं और उन प्रोसेसेस को किस नाम से जाना जाता है, वो हम इस डायग्राम में देखेंगे। अब हम जेवनोस्की डायग्राम को डिस्कस कर रहे हैं। जेवनोस्की डायग्राम में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें हमने जो ये स्टेट है जिसको कि S0 कहा है, ये ग्राउंड स्टेट है। और इस ग्राउंड स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, से फॉर एग्जांपल मैं अभी वो इलेक्ट्रॉन ये लिख रहा हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इन इलेक्ट्रॉन को आपने फोटोन से एनर्जी प्रोवाइड कराया। जब ये इलेक्ट्रॉन फोटोन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी जा सकता है। दिस इज S1 फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S2 सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S3 थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S4 फोर्थ सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। और इन एक्साइटेड स्टेट के बीच में जो आप ये स्मॉल लाइंस आप देख रहे हैं, सेगमेंट्स देख रहे हैं, ये सेगमेंट्स हैं डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। ठीक है। सिमिलरली ये ट्रिपलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ट्रिपलेट सेकेंड, ट्रिपलेट थर्ड, ट्रिपलेट फोर्थ। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, एनर्जी ऑफ सिंगलेट स्टेट इज ग्रेटर देन ट्रिपलेट स्टेट। S1 का एनर्जी T1 से ज्यादा होगा, S2 का एनर्जी T2 से ज्यादा होगा, S3 का एनर्जी T3 से ज्यादा होगा, S4 का एनर्जी T4 से ज्यादा होगा। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो जब भी आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो एनर्जी डिफरेंस को थोड़ा माइंड में रख के उस डायग्राम को प्लॉट कीजिएगा, सो दैट कि आपको ये समझने में आसानी होगी कि भाई ये जो गैप, जो डिफरेंस हम दिखा रहे हैं, ये डिफरेंस क्या है, क्यों हमने इसको लोअर लेवल पर रखा है, क्यों इसको हायर लेवल पर रखा हुआ है। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन को जब आप एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन S0 से S1 पर जा सकता है, यही इलेक्ट्रॉन S2 पर जा सकता है, ओके। यही इलेक्ट्रॉन S3 पर भी जा सकता है। मीन्स कि जिस एनर्जी स्टेट के करस्पॉन्ड आप उसको एनर्जी प्रोवाइड कराओगे, इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी स्टेट पर एक्साइट होके चला जाएगा। ये प्राइमरी प्रोसेस है, ओके। अब इस हायर एनर्जी स्टेट से, जैसा कि हमने कहा था, लाइफ टाइम ऑफ सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट लाइज बिटवीन 10⁻⁻11 टू 10⁻⁻13 सेकेंड। इस लाइफ टाइम, इस ड्यूरेशन में इसका लाइफ टाइम रहता है। देयरफॉर जब भी हायर एनर्जी स्टेट पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये हमेशा रिटर्न होके लोवेस्ट एनर्जी की एक्साइटेड स्टेट पर आना चाहेगा। इस रिटर्निंग की प्रोसेस में क्या हो सकता है कि हायर एनर्जी का मे बी कोई इलेक्ट्रॉन S4 पर भी चला गया सपोज, ओके। इससे किसी वाइब्रेशनल लेवल पर, हायर वाइब्रेशनल लेवल से लोअर वाइब्रेशनल लेवल पर आना, S4 से S3 पर नहीं आ रहा, S4 के हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से S4 के किसी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पर आ रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज वाइब्रेशनल कैस्केडिंग। ठीक है। VC VC स्टैंड्स फॉर वाइब्रेशनल कैस्केडिंग। ये वाइब्रेशनल कैस्केडिंग है, हायर वाइब्रेशन लेवल से लोअर वाइब्रेशन लेवल पर आना। क्लियर हो गया। सपोज इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट पर आ रहा है, मींस फ्रॉम S3 टू S2 आ रहा है। इस प्रोसेस को, S3 टू S2 आने की प्रोसेस को हम जो कहते हैं उसे IC प्रोसेस कहते हैं। और IC स्टैंड्स फॉर इंटरनल कन्वर्जन। ये क्या हो गया? इंटरनल कन्वर्जन। क्लियर है।
सिमिलरली S2 से S1 पर भी आ सकता है, ये भी इंटरनल कन्वर्जन है। ठीक हो गया, S2 से S1 पर आना, S3 से S2 पर आना। इंटरनल कन्वर्जन का मतलब हो गया कि सिमिलर स्पिन स्टेट में इलेक्ट्रॉन का हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आना, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कन्वर्जन। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन, जैसा कि लास्ट क्लास में कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली सिंगलेट एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट पर नहीं आ सकता है। ठीक हो गया, तो क्या होगा कि सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन पहले सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा और सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से हायर स्टेट से रिटर्न होके वो सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर आएगा। यहीं पर इसी स्टेट से, सिंस इस S1 पर इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम कंपैरेटिवली ज़्यादा है इन कंपेयर टू अदर एक्साइटेड स्टेट्स, देयरफॉर जो भी चेंजेज होंगे, जो भी प्रोसेसेस परफॉर्म होनी होंगी वो S1 से होंगी। अब इस S1 पर क्या हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, ये इलेक्ट्रॉन सीधे यहाँ भी आ सकता है, सीधे रिटर्न में आ सकता है। जब रिटर्न होकर ग्राउंड स्टेट पर आएगा, S1 से S0 पर आएगा, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लोरेसेंस कहते हैं। और जो इसका लाइफ टाइम होता है, फ्लोरेसेंस कितनी, क्योंकि सिंस इसका जो लाइफ टाइम है 10⁻⁻11 ऑर्डर का है S1 का, तो जो ये फ्लोरेसेंस होगा वो भी इसी लाइफ टाइम के बीच में हो जाएगा, 10⁻⁹ से 10⁻11 के बीच में। ठीक हो गया, तो ये इसका जो लाइफ टाइम है वो 10⁻⁹ सेकेंड्स का हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट पर ना आए और यहाँ से अपनी स्पिन को चेंज कर ले। जब स्पिन चेंज करेगा तो यहाँ पर जो स्पिन है वो सिंगलेट स्पिन है, सिंगलेट स्टेट है। स्पिन चेंज करेगा तो वो ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट होगा, मींस कि यहाँ से वो कहीं यहाँ जाएगा। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक हो गया, इंटर सिस्टम का मतलब क्या है, ये सिंगलेट है, ये ट्रिपलेट है, एक स्टेट से दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में मूव करना। ये एक स्पिन स्टेट है, वो दूसरी स्पिन स्टेट है, S1 से T1 पर जाना, दैट इज नोन एज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इलेक्ट्रॉन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव कर रहा है। क्लियर हो गया। अब ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग सिंगलेट से ही होगी। ठीक है, अब इस इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के लिए कहा जाता है कि सिंस एनर्जी ऑफ ट्रिपलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज लेस देन एनर्जी ऑफ सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ये जो एनर्जी का गैप है, अगर मैं इसको आगे को ऐसे एक्स्ट्रा प्लॉट करता हूँ, इसको करता हूँ, ये जो एनर्जी का गैप है, ये एनर्जी गैप जितना कम होगा उतना ही इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ज़्यादा एफिशिएंट होगी, उतनी जल्दी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो जाएगी। ये गैप जितना बढ़ेगा उतना ही इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का जो रेट होगा वो स्लो होगा और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग फॉरबिडन होगी। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि लार्ज एनर्जी गैप जब सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सिंगलेट और ट्रिपलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच में होगा, उस केस में जो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी ये फॉरबिडन प्रोसेस होगी और बहुत स्लो, ऑलमोस्ट जीरो, नहीं के बराबर ही प्रोसेस होगी। उस समय इंटर सिस्टम क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं होगी, तो जो भी चेंजेज होने होंगे वो सिंगलेट से ही होंगे। ठीक हो गया। अब ट्रिपलेट की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो सॉरी कम एनर्जी होगी। यहाँ पर लाइफ टाइम, ट्रिपलेट का लाइफ टाइम जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो ट्रिपलेट का लाइफ टाइम होता है वो 10⁻⁵ से 10⁻³ सेकेंड्स का होता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये जो लाइफ टाइम है 10⁻11 से 10⁻13 सेकेंड ऑर्डर का है, ये लाइफ टाइम 10⁻⁵ से 10⁻³ सेकेंड ऑर्डर का है। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा टाइम रहेगा बिकॉज इसका लाइफ टाइम ज़्यादा है इन कंपेयर टू सिंगलेट। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर सिंगलेट से ट्रिपलेट पर जाने की पॉसिबिलिटी है, ये एनर्जी गैप कम है, तो ऑल द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन विल प्रिफर टू टेक प्लेस फ्रॉम ट्रिपलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट। क्लियर हो गया। अब ये जो सिस्टम, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा, यहाँ से ये ग्राउंड स्टेट पर भी आ सकता है। ग्राउंड स्टेट पर जब आएगा तो इस प्रोसेस को कहते हैं फॉस्फोरेसेंस।
और डिलेड फ्लोरेसेंस भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये फ्लोरेसेंस है, इसे फॉस्फोरेसेंस कहेंगे। फॉस्फोरेसेंस जो होगा वो डिलेड फ्लोरेसेंस है। इसका जो लाइफ टाइम है वो 10⁻³ से 1 सेकेंड है। इतना स्लो प्रोसेस है। आप देख रहे होंगे कि ये 10⁻⁹ सेकेंड इमीडिएट फ्लोरेसेंट। ठीक है, ये बहुत लेट डिलेड ट्रांजिशन है, डिलेड फ्लोरेसेंस है, इसको हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इस जेवनोस्की डायग्राम में हमने जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के बाद किस किस तरह से अपनी एनर्जी को डिसिपेट कर सकता है, एनर्जी को रिलीज कर सकता है, वाइब्रेशनल कैस्केडिंग, इंटरनल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस, ये प्रोसेस हमने इस डायग्राम में समझी। इस तरह से जो प्रोसेसेस हैं यहाँ पर नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस भी हैं और रेडिएटिव प्रोसेसेस भी हैं। नॉन रेडिएटिव का मतलब हुआ कि ये वाइब्रेशनल कैस्केडिंग, इंटरनल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस हैं। इसमें कोई एनर्जी आपको ग्लो नहीं दिखेगा। जबकि फ्लोरोसेंस, आपने फ्लोरोसेंट कलर्स देखे होंगे, फ्लोरोसेंट आपने डिस्प्ले जो बोर्ड होते हैं वो देखे होंगे कि वहाँ पर आपको दिखता है, आपको विजुअलाइज होता है कि वो फ्लोरोसेंट आपको ग्लो कर रहा है। ये रेडिएशन है जो कि रेडिएटिव प्रोसेस है। फॉस्फोरेसेंस भी रेडिएटिव प्रोसेस है, डिलेड फ्लोरेसेंस। लेकिन वाइब्रेशनल कैस्केडिंग, इंटरनल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस होती हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं कंक्लूड करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने जेवनोस्की डायग्राम को समझा कि कैसे जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड होकर डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट पर जाता है तो वहाँ पर कौन कौन से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। उसमें रेडिएटिव प्रोसेसेस, नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस को हमने देखा। एक तरह के स्पिन स्टेट से दूसरे तरह के स्पिन स्टेट में इलेक्ट्रॉन का मूव करना और कहाँ पर किसका लाइफ टाइम क्या है, ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। इस डायग्राम का जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, जो ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री जब आप कभी पढ़ेंगे तो उस ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री में जेवनोस्की डायग्राम के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह की रिएक्शंस को परफॉर्म करेगा। रिएक्शन सिंगलेट से जाएगी, रिएक्शन ट्रिपलेट से जाएगी, किस तरह से रिएक्शन, सिंगलेट से जाने वाली रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं, ट्रिपलेट से जाने वाली रिएक्शन कंपैरेटिवली स्लो होती हैं। जब स्लो रिएक्शन होंगी तो वहाँ स्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं, फास्ट रिएक्शन जब होती है तो वहाँ पर यूजुअली लेस स्टेबल प्रोडक्ट भी फॉर्म हो जाते हैं। तो इस तरह का इसका जो एप्लीकेशन है वो इसके केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसकी कुछ डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।